आज के व्याख्यान शिवानी कथा साहित्य भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने शिवानी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इस बात पर चर्चा की थी कि उन्होंने अपनी कहानियों में कुमाऊं क्षेत्र को आधार बनाया है और किस प्रकार से उन्होंने उस क्षेत्र में और समाज में फैले हुए अंधविश्वास को अपनी रचनाओं में उद्घाटित करके अपने पाठकों को प्रेरित किया है कि वो अंधविश्वासों से दूर रहें। हर स्थान का अपना एक खाना पीना होता है जो वहाँ के परिवेश से प्रभावित होता है। शिवानी जी ने अपनी कहानियों में पहाड़ी खान पान का विस्तृत अंकन किया है। मामा जी दो स्मृति चिन्ह, इन दोनों कहानियों को हम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं। मामा जी कहानी में उनके द्वारा अंकित पंक्तियों को आप देखिए। मोमन डली फूली पूरियां थीं, पहाड़ी ककड़ी का पीला रायता था, भांग के बीज भूनकर बनाई गई दाड़िम की चटनी थी और घी में तले हुए कुरकुरे लाल सिंगल थे जिनकी खुशबू से देवुदा के नथुने फड़कने लगे। एक क्षण को वह सऊदी अरेबिया, जनेवा कॉन्फ्रेंस और पंडित जी को भूलकर खाने की सामग्री पर टूट पड़े। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि पहाड़ी क्षेत्र में किस प्रकार से पहाड़ी ककड़ी का पीला रायता, भांग के बीज भूनकर बनाई गई दाड़िम अर्थात अनार की चटनी और कुरकुरे लाल सिंगल को बड़े चाव से स्वाद लेकर खाया जाता है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न अवसरों पर आयोजनों का, उत्सवों का आयोजन किया जाता है और इनका अपना एक विशेष महत्व है। शिवानी ने विभिन्न पर्वों का, उत्सवों का, रीति रिवाजों का अपनी कहानियों में अंकन किया है। रामलीला में किस प्रकार से राम और सीता का पाठ अदा किया जाता है, किस प्रकार से उनकी वेशभूषा होती है, किस प्रकार से उनके संवाद होते हैं, ये उन्होंने रति विलाप, फिरबे की फिरबे जैसी कहानियों में चित्रित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों की मान्यता के अनुसार जिस समय नया घर बनता है, नए घर का निर्माण किया जाता है, उससे पहले धार्मिक अनुष्ठान करने ज़रूरी हैं। इस बात को उन्होंने माणिक कहानी में बताया है। इसी तरह से विवर्त कहानी में लेखिका ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुवार के दिन बेटी को पिता के घर से विदाई नहीं दी जाती। वो बुधवार को या शुक्रवार को अपने पिता के घर से जा सकती है, पर गुरुवार के दिन पितृगृह से ससुराल गृह या पति गृह जाना उसका निषेध है। ऐसे ही श्राप कहानी में लेखिका ने बताया कि मट्ठी बनाते हुए अगर उसके ऊपर कई बार हम नाम लिख देते हैं, कोई डिज़ाइन बना देते हैं, तो अगर मट्ठी बनाते हुए उस पर किसी का नाम लिखा हुआ है और वो मट्ठी जल जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये एक विश्वास है कि उस व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसलिए समाज में रहते हुए वो उस समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों से अलग अपना कोई अस्तित्व कायम नहीं कर सकता। सामाजिक संबंधों में जो सबसे करीबी संबंध या जटिल संबंध भी हम जिसे कह सकते हैं, वो दाम्पत्य संबंध है।
क्योंकि दाम्पत्य संबंध में दो विपरीत परिवारों से जिसकी पृष्ठभूमि दोनों की अलग है, कई बार संस्कृति अलग होती है, दोनों व्यक्तियों के स्वभाव अलग अलग होते हैं, और जब इस प्रकार से दो व्यक्ति एक साथ मिलकर शेष जीवन रहने का निश्चय करते हैं तो कई बार उन्हें उस संबंध को बचाने के लिए, विकसित करने के लिए, उसमें सौहार्द लाने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। बदला कहानी में रत्ना अपने पति बृजभूषण के शराब पीने से और जुआ खेलने की प्रवृत्ति के कारण उससे विमुख रहने लगती है, और ये उनका संघर्षपूर्ण जीवन कि रत्ना बार बार अपने पति को शराब और जुए की प्रवृत्ति से अलग होने की बात करती है और बृजभूषण उससे मना करता है, उससे लड़ाई करता है इस बारे में। इस चीज का अंत रत्ना के वैधव्य से ही होता है। विवर्त कहानी में सुधीर और ललिता का दाम्पत्य जीवन विषाक्तपूर्ण है, तनावों से भरा हुआ है, और वो भी जीवन पर्यंत इसी प्रकार से एक दूसरे से लड़ते झगड़ते गुजार देते हैं। दहेज प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसके कारण बहुत सारी कुरीतियां जन्म ले लेती हैं। बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह या आजीवन विवाह ना करने का संकल्प ले लेना, ऐसी ही कुछ समस्याएं हैं। शिवानी ने अपनी कहानियों में इन सब समस्याओं का नियोजन किया है और अपनी दृष्टि से उनका समाधान देने का भी प्रयास किया। उनके कथा साहित्य में उन्होंने कुछ ऐसी नायिकाओं की परिकल्पना भी की है, नियोजना भी की है, जो इस कुप्रथा का डटकर विरोध करती हैं। और ऐसी नायिकाएं वर पक्ष द्वारा रखी गई अनुचित मांगों के सम्मुख उन अभिभावकों को भी सामने आकर उनका विरोध कर लेती हैं जिनके सामने वो कभी कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके माता पिता उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते, वर पक्ष की अनुचित मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी दयनीय स्थिति को देखकर ऐसी दृढ़ संकल्प वाली नायिकाएं द्वार पर आई हुई बारात को भी लौटा देने का साहस रखती हैं। श्राप कहानी में शिवानी जी ने कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवारों में किस प्रकार से वर के मूल्य निश्चित किए जाते हैं, इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। वो लिखती हैं, आप तो जानती हैं हम लोगों में अच्छे लड़के के लिए अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। दुर्भाग्य से हम कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। हमारे यहाँ एक प्रकार के रेट बंधे हैं। आईएएस तो 1 लाख, इंजीनियर है तो 80,000, और फिर साधारण नौकरी वाले के लिए भी कम से कम 20,000। उस पर दहेज अलग। डॉक्टर लड़के के कंधे पर हाथ नहीं धरने देते, यानी जैसा दाम खर्च कर सको वैसी ही चीज लो। और इसके माध्यम से लेखिका ने उस वर पक्ष पर करारा व्यंग किया है, उनको एक प्रकार से थप्पड़ मारा है, जो अपने बच्चे का मोल लगाते हैं। और इस पर भी विडंबना ये है कि लड़की के अभिभावक उस लड़के को खरीदने के बाद भी निश्चित नहीं हो पाते, निश्चिंत नहीं रह पाते कि उनकी बिटिया को अब सुख मिल पाएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। समाज में जाति और वर्ण के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी
सामाजिक वैषम्य दिखाई देता है। धनाढ्य लोग इतना अधिक धन संचित कर लेते हैं कि उस धन का उपयोग कैसे करें इस बात की चिंता उन्हें सताने लगती है। और दूसरी ओर निर्धन व्यक्ति इस बात के लिए चिंतित है कि वो 2 समय का भोजन भी किस प्रकार से जुटा सकें। शिवानी ने अपने कथा साहित्य में इस विषय को भी उठाने का प्रयास किया है। लेखिका ने वर्तमान समाज में व्याप्त राजनीतिक भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, शोषण का मार्मिक सजीव अंकन किया है। संपन्न धनाढ्य वर्ग के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली और प्रदर्शन प्रियता को शिवानी ने कौन, प्रतीक्षा, माणिक, जोकर जैसी कहानियों में उद्घाटित किया। संपन्न लोग अपने धन का प्रदर्शन करते हैं और एक झूठे अभिमान से भरा हुआ जीवन जीने लगते हैं। अपने आप को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर साबित करना और दूसरे व्यक्ति को अपने समक्ष कमतर, निकृष्ट घोषित करने का प्रयास ऐसे व्यक्ति निरंतर करते हैं। लेखिका ने अपने संग्रह स्वयं सिद्ध की कहानी कौन में प्रसिद्ध उद्योगी किस प्रकार से अपने वैभव का गुणगान करते हैं, इसका बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। देश में घातक भूकंप हो या सूखा, चुनाव की थैली फैली हो या किसी राहत कोष का फैला दामन, दान देना कोई मुझसे सीखे। मेरा पौत्र भारत के सबसे नामी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। द्वार पर 5-5 दीर्घ देही विदेशी गाड़ियां निरंतर खड़ी रहती हैं। एक मेरी, एक मेरे पुत्र मुन्ना की, एक पत्नी की, एक पुत्र वधू की और एक मेरे पौत्र की। चाहता तो 5-5 हाथी भी दरवाजे बांध सकता था, पर जानता हूं कि हाथी अब आउट ऑफ डेट हो गए हैं। इस प्रकार से अपने वैभव का मिथ्याभिमान करना लेखिका की दृष्टि में अनुचित है। प्रतीक्षा कहानी में विमल विवाह के लिए जब कन्या पक्ष से मिलने के लिए जाता है तो वहां की भव्यता और सौंदर्य को देखकर निशब्द रह जाता है। इसी प्रकार से माणिक कहानी में नलिनी मिश्रा की अनुजा रंभा अपनी बहन के पिरामिड से दिखने वाले बंगले की प्रशंसा करते नहीं थकती है। आजकल ये एक लोगों की प्रवृत्ति हो गई है कि उनके पास धन हो या ना हो, वो उसका प्रदर्शन करते हैं। और ऐसे व्यक्ति से अगर आप ये कहें कि कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ने के लिए या उपचार के लिए उसे थोड़े से धन की आवश्यकता है, आप उसकी सहायता कर दें, तो ये तथाकथित अमीर लोग उसकी सहायता नहीं करते। मध्यवर्गीय परिवारों में किसी तरह से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, सपनों को मारकर जीवन यापन करता है। सामाजिक रीति रिवाज, मान्यताएं, अवरोध, प्रतिरोध, ये सब को वो सहता हुआ अपने लिए मार्ग का निर्धारण करता है। शिवानी के साहित्य में मध्य वर्ग की छटपटाहट,
पीड़ा, कुंठा, संत्रास और अपने जीवन के साथ निरंतर समझौता करते रहने की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। लेखिका ने अपनी कहानियों में यह भी चित्रित किया है कि जिस बेटी के जन्म पर समाज आंसू बहाने लगता है, चिंतित होने लगता है, वही बेटी पिता के देहावसान के उपरांत परिवार का पूरा दायित्व वहन करने से पीछे नहीं हटती हैं। और किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों में भी अगर हम देखें तो बेटे अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो समाज में जो बेटा और बेटी के मध्य की विभाजक रेखा है या बेटियों को कम समझा जाता है, पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाए जाते हैं, इस बात की ओर भी लेखिका ने अपनी कहानियों में संकेत किया है। श्राप कहानी में विवाह के अवसर पर कैसे घरों में स्थान न होने के कारण व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से कमरों के लिए आग्रह करना पड़ता है, इस बात का अंकन है। विशेष परिस्थितियों में आय से अधिक धन व्यय करने के कारण मध्य वर्ग विभिन्न समस्याओं से घिर जाता है। ये स्थिति तब ज़्यादा प्रमुख रूप से उभर कर आती है जब मध्य वर्ग जो उच्च वर्ग है उसको देखकर उस प्रकार का आचरण करना चाहता है और ये प्रदर्शन प्रियता की प्रवृत्ति उच्च वर्ग से होते होते मध्य वर्ग में भी हमें दिखाई देने लगती है। तब उसके पास आय के तो सीमित साधन हैं, पर वह वो अपने आय से अधिक करता है, इसलिए समस्याओं से घिर जाता है। मामा जी कहानी में इसी समस्या को लेखिका ने उठाया है। मास्टर जी कहानी में सुबोध के पिता सामान्य अकाउंटेंट होने पर भी उच्च स्तरीय जीवन शैली की महत्वाकांक्षा रखते थे। शिवानी ने अपने साहित्य में ज्यादातर अधिकांशतः संपन्न वर्ग का अंकन किया है, तथापि समाज में व्याप्त शोषक और शोषित भेद को रेखांकित करते हुए शिवानी ने निम्न वर्गीय परिवारों की जीवन स्थितियों को भी अपनी कथा साहित्य में उभारा है। निम्न वर्ग अथवा शोषित वर्ग में वे लोग आते हैं जो अशिक्षित होने के कारण मजदूरी या छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए विवश हैं। स्वातंत्रोत्तर युग में महिलाओं ने राजनीति में भी भाग लेना आरंभ कर दिया था। पुरुष लेखकों के सदृश महिला कथाकारों ने भी अपनी रचनाओं में भ्रष्ट राजनीति और दोगलेपन का विरोध किया है। नेताओं की पदलालसा और इसके साथ साथ किस प्रकार से उनके अंदर नारी आकांक्षा भी रहती है, इसे शिवानी ने अपने साहित्य में बताया है। मामा जी के देबुदा को राजनीति में आए अभी कुछ ही समय हुआ होता है कि वे लाखों रुपया बना लेते हैं। कस्तूरी मृग कहानी में नन्हे के बचपन का मित्र गांव में चुनाव जीतकर एमएलए बन जाता है और कोकीन और अफीम का व्यापार करने से इतना धन संचित कर लेता है जो उच्च शिक्षा और नौकरी के उपरांत भी नन्हे नहीं कमा पाता और इस प्रकार से वो कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। तर्पण कहानी का ताना बाना राजनीतिक आपत से प्रभावित है।
नायिका पुष्पा पंत मात्र 13 वर्ष की अल्पायु में ही भोला दत्त द्वारा शील भंग का शिकार हो जाती है और इस अन्याय और दुख को ना झेल पाने के कारण उसके अभिभावकों का स्वर्गवास हो जाता है। स्वाधीनता दिवस पर मंत्री भोला दत्त को अपने हाथों से मारकर पुष्पा अपने माता पिता का तर्पण करती है। पुष्पहार कहानी का संपन्न जमींदार पुत्र मंत्री बनके मंत्री दुर्गा के साथ अनुचित संबंध रखता है और विरोधियों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। चलोगी चंद्रिका, इस कहानी में चंद्रवल्लभ अपने 2 वर्षीय राजनीतिक जीवन में कीर्ति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। मणिमाला की हंसी, इस कहानी में अर्ध विक्षिप्त मणिमाला का विवाह आर्थिक दृष्टि से विपन्न दीनबंधु से करा दिया जाता है। प्रथम रात्रि को ही मणिमाला दीनबंधु का सिर फोड़ने का असफल प्रयास करती है और किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहां से भाग जाती है। कालांतर में वह अपना भविष्य राजनीति में बनाती है। मणिमाला को पहाड़ी की चोटी से फेंककर उसकी हत्या करने के उपरांत उसका पति अपना दूसरा विवाह करना चाहता है। कथांत में विक्षिप्त मणिमाला के प्रति क्रिया उसका आचरण स्वयं उसके लिए काल बन जाता है। इस प्रकार से लेखिका ने अपनी कथा नायिकाओं को विभिन्न परिस्थितियों में डालकर उसका समाधान देने का प्रयास किया है। लेखिका ने अपनी कहानियों में ये संकेत भी दिया है कि मनुष्य अपने पद और प्रतिष्ठा का अगर न्यायपूर्ण प्रयोग करता है तो वो समाज का हित कर सकता है, किंतु हमारे नेता अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, स्वार्थी हैं, धन के प्रति उनके अंदर एक ऐसी कामना रहती है जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन करना चाहते हैं और इसलिए इन सब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो निरंतर धन और साधन को एकत्रित करते रहते हैं और जिस जनता ने उन्हें उस पद पर सुशोभित किया होता है उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। शिवानी ने अपनी कहानियों में शहरी, ग्रामीण, आदर्श, कुलसित, यौवना, वृद्धा सभी रूपों में स्त्री को अंकित किया है। उनकी आदर्श नायिकाओं की अगर हम बात करें तो तीसरा आदमी की सावित्री, तर्पण कहानी की पुष्पा पंत को हम उदाहरण स्वरूप ले सकते हैं। इनकी कुछ पात्राएं कुत्सित मानसिकता से भी युक्त हैं। वे स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं, जैसे गेंडा कहानी की राज। ये अपनी सखी के पति को अपने रूपाकर्षण में फंसाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करती है। लेखिका ने जहां आदर्श नायिकाओं का सृजन किया है, वहीं उन्होंने आदर्श पुरुष पात्रों को भी अपनी कहानियों में नियोजित किया। जैसे रथ्या कहानी में विमला नंद, मसीहा कहानी में ब्रदर वारिसी, गेंडा कहानी में वेद पात्र हैं। रथ्या कहानी का विमलानंद अनैतिक रूप से अर्जित बसंती के धन और उससे खरीदे उपहारों को उसे वापस कर देता है।
मसीहा कहानी में वारिसी दीनों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। शिवानी ने अपनी कहानियों में भ्रष्ट नेताओं पर भी तीखा व्यंग किया है। जैसे तर्पण कहानी में हमने अभी देखा कि पुष्पा पंत अपने सतीत्व का हरण करने वाले नेता भोलानाथ का सिर फोड़कर अपना प्रतिशोध ले लेती है। और मणिमाला की हंसी कहानी की मणिमाला अपनी हत्या करने वाले मंत्री दीनबंधु से प्रतिशोध लेती है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि भारतीय समाज की ये विडंबना रही है कि नारी को या तो देवी मानकर पूजा गया या उसे दासी बना दिया गया। शिवानी ने अपनी कहानियों में ना उसे देवी माना है ना दासी माना है, उन्होंने उसे मानवी के रूप में चित्रित किया है, जो अच्छी भी है बुरी भी है, जिसमें सद्भावनाएं भी हैं कुत्सित भावनाएं भी हैं, और सु और कु का समन्वय होने के कारण वो एक आदर्श रूप हमारे सामने दिखाती हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम शिवानी की कहानियों में किस प्रकार से नारी परिवार का मेरुदंड बनती है, पुरुष की सहधर्मिणी है, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, इस बात को देखेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।